मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। हमारी एक बेटी है जिसका नाम रचना है। उसकी उम्र 20 साल है। हमारा घर एक साधारण लेकिन प्यारा सा घर है जहाँ हम सालों से रह रहे हैं। मेरे पति का व्यवसाय काफ़ी फैला हुआ है और उनका नाम शहर में काफ़ी जाना पहचाना है। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरा जुनून है। हर सुबह उठकर मैं तैयार होती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ और फिर स्कूल चली जाती हूँ। पिछले कई सालों से यही मेरी दिनचर्या रही है। मेरी बेटी रचना भी बड़ी हो गई और उसने बैंक में नौकरी हासिल कर ली। वो भी हर सुबह मेरे साथ ही घर से निकलती थी। हम दोनों माँ बेटी का एक अच्छा रूटीन बन गया था। लेकिन घर में एक कमी हमेशा रहती थी। मेरे पति यानी रचना के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे, कभी दूसरे शहर, कभी दूसरे राज्य। महीनों बाद कभी घर आते तो कुछ दिन रहकर फिर चले जाते। घर में बस हम दोनों माँ बेटी ही रहती थीं। उनकी गैर मौजूदगी में घर कभी कभी बहुत सूना और खाली खाली सा लगता था। मैंने अपनी बेटी रचना की शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से करा दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। जब भी हम उससे मिले तो वो बहुत ही शालीन और समझदार लगा। उसकी बातें करने का तरीका अच्छा था, बड़ों की इज्जत करता था और रचना से भी बहुत अच्छे से पेश आता था। ये सब देखकर मुझे लगा कि यही लड़का मेरी बेटी के लिए सही है और मैंने बिना ज्यादा सोचे उनकी शादी करवा दी। शादी की एक और बड़ी वजह यह भी थी कि मेरे पति घर पर रहते नहीं थे। घर में मैं और रचना दोनों अकेली थीं। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का मिले जो घर जमाई बनकर हमारे ही घर पर रहे, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो ससुराल जाकर रहे और मैं फिर से इस घर में अकेली पड़ जाऊं। जब मैं रचना के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तो किसी ने मुझे बताया कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है, अच्छी नौकरी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उसका कोई परिवार नहीं है, न माँ, न बाप, न भाई बहन। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जिसका अपना कोई परिवार ही नहीं है वो आराम से हमारे घर पर रह सकता है, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकता है और मेरी बेटी को खुश रख सकता है। मैंने बिना ज्यादा देरी किए मेरी बेटी रचना और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम संदीप था। उसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। देखने में सुंदर था, बात करने में बहुत मीठा था और व्यवहार में बहुत ही नम्र था। शादी के बाद हमारा घर सच में बदल गया। जो घर पहले खाली खाली और सूना लगता था वो अब भरा भरा और जीवंत हो गया था। मेरी बेटी रचना अपने पति संदीप के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी खुश हो, उसका घर बसा हो और घर में हंसी खुशी का माहौल हो। हम तीनों का रोज का रूटीन एक जैसा हो गया था। सुबह उठकर हम तीनों मिलकर नाश्ता करते थे। मैं स्कूल के लिए तैयार होती, रचना बैंक के लिए तैयार होती और संदीप अपने दफ्तर के लिए। शाम को वापस आते तो साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते और रात को साथ खाना खाते। घर में खुशियां भर गई थीं। संदीप मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वो मुझसे बहुत सम्मान से पेश आता था। सुबह जब मैं स्कूल जाती तो वो अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था। शाम को जब मेरी ड्यूटी खत्म होती तो वो वापस लेने भी आया करता था। पहले मुझे ऑटो या रिक्शा का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वो चिंता भी खत्म हो गई थी। रविवार के दिन हम तीनों मिलकर मार्केट जाते, शॉपिंग करते या किसी अच्छे रेस्तरां में डिनर करने जाते। खूब मस्ती होती, खूब बातें होती और खूब हंसी ठिठोली होती। मुझे लग रहा था कि जिंदगी में अब और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा घर भरा है, मेरी बेटी खुश है और हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन अचानक मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ये खबर सुनकर मेरा दिल घबरा गया। माँ बाप की उम्र होती है तो बीमारियां आती ही हैं, ये तो पता था, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसी खबर आती है तो मन बेचैन हो जाता है। मैं तुरंत उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी रचना से कहा कि वो भी मेरे साथ चले, लेकिन रचना ने बताया कि बैंक में इस वक्त बहुत काम चल रहा है और उसे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। रचना ने कहा, माँ आप संदीप को साथ ले जाओ, उन्हें छुट्टी मिल सकती है, वो आपके साथ रहेंगे। अगली सुबह रचना नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और संदीप दोनों पिताजी को देखने के लिए गांव की तरफ निकल गए। हम दोनों पहले ऑटो से बस स्टेशन पहुंचे। गांव जाने के लिए वहां से एक ही बस जाती थी। बस स्टेशन पर हम दोनों बस का इंतजार करने लगे। जब बस आई तो उसमें पहले से बहुत ज्यादा भीड़ थी। अंदर पैर रखने की जगह भी मुश्किल से थी, लेकिन गांव जाना जरूरी था। पिताजी की तबीयत का मामला था तो कैसे भी करके उस बस में चढ़ना ही था। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से संदीप भी बस में चढ़ गया। बस में सीट नहीं मिली तो हम दोनों खड़े खड़े जाने लगे। भीड़ इतनी थी कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था। थोड़ी देर बाद
बस एक और बस स्टॉप पर रुकी। वहां से भी काफी लोग बस में चढ़ गए और भीड़ और भी बढ़ गई। धक्का मुक्की और भी बढ़ गई। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो संदीप था। खैर, इतनी भीड़ में यह सब होना स्वाभाविक था। काफी दिक्कत के बाद आखिरकार हम दोनों अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर मैंने पहले पिताजी से मिली, उनका हालचाल पूछा, उनके पास बैठी और थोड़ी देर उनसे बातें की। फिर अपने भैया भाभी से भी मुलाकात हुई। हम सब काफी देर तक मिलकर बातें करते रहे। वो पुरानी यादें, वो गांव की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ मन को तसल्ली देने वाला था। अगली सुबह मैं और संदीप वापस अपने घर के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसी भीड़भाड़ वाली बस में फिर से वापसी का सफर तय किया और हम दोनों घर पहुंच गए। जनवरी में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि स्कूल में महीने के आखिर तक छुट्टी घोषित कर दी गई। रचना तो रोज बैंक जाती थी क्योंकि उसकी नौकरी बैंक में थी और वहां छुट्टी नहीं होती। वो हर सुबह तैयार होकर चली जाती। घर में बस मैं और संदीप ही रहते थे। एक रविवार का दिन था। ठंड बहुत ज्यादा थी। हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और सब अपने अपने कमरे में थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने तुरंत कहा, बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं। मैं पूरे दिन घर पर हूं। अगर मैं खुद कुछ काम नहीं करूंगी तो बोर हो जाऊंगी। ये सुनकर संदीप ने उस लड़की से कहा, ठीक है, तुम जाओ। और उसने उस लड़की के हाथों में कुछ कागज थमाए और उसे वहां से भेजने लगा। मुझे न जाने क्यों कुछ अजीब लगा। मैंने उस लड़की को रोक कर कहा, रुको, ये कैसे कागज हैं? दिखाओ मुझे। वो लड़की घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वो वहां से भागने लगी। मैंने कड़क आवाज में कहा, रुको। नहीं रुकी तो मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूं। यह सुनते ही वो लड़की रुक गई। डर के मारे उसके पांव कांप रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं संदीप की पत्नी हूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं एक पल के लिए जड़ हो गई। फिर उसने और भी बताया। उसने कहा कि संदीप ने रचना से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। उसे हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जब से हमने यह घर रचना के नाम किया था, तभी से संदीप की नज़र इस प्रॉपर्टी पर थी। वो बस किसी तरह इसे अपने नाम करवाना चाहता था और इसीलिए उसने रचना से कल रात उस कागज पर साइन करवाए थे जो प्रॉपर्टी से जुड़े थे। सुनते सुनते मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैं सोचने लगी कि यह आदमी जिसे मैंने अपना बेटा माना, जिसे मैंने दिल की गहराई से प्यार दिया, जो मुझे रोज स्कूल छोड़ता और लेने आता था, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? वो लड़की कुछ जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में मैंने देखा कि संदीप चुपचाप खिसक गया था। पता नहीं कब भाग गया वो। मुझे भनक भी नहीं लगी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरा मामला बताया। पुलिस आई, लेकिन संदीप तब तक वहां से फरार हो चुका था। उसे तलाश किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने उस लड़की यानी संदीप की असली पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे मन में यह सोच था कि अगर उसे 2 दिन जेल में रखा जाए तो शायद संदीप उसे बचाने के लिए आए और पकड़ा जाए। लेकिन वो 2 दिन 2 रातें संदीप नहीं आया, उस लड़की को बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज और बेरहम इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। जो इंसान अपनी ही पत्नी को जेल में छोड़कर भाग जाए, वो भला किसी का सगा हो सकता है। इधर मेरी बेटी रचना को सब पता चला। वो जब ऑफिस से लौटी तो मैंने उसे सब बताया। रचना सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, माँ, इस लड़की की क्या गलती है? गलती तो उस इंसान की थी जो पकड़ में ही नहीं आया। तो सजा हम इस लड़की को क्यों दें? मेरी बेटी की बात सुनकर मेरा मन पिघल गया। उसने बिल्कुल सही कहा था। उस लड़की का क्या दोष? वो भी शायद खुद एक पीड़ित थी। हमने पुलिस से कहकर उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस दर्द की कहानी है जो एक माँ और एक बेटी ने अपनी जिंदगी में झेला। यह उस धोखे की कहानी है जो तब मिलता है जब हम बिना जाने पहचाने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हम उम्मीदें लगाते हैं, सपने देखते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्यार और भरोसे का फायदा उठाते हैं। वो हमारी कमजोरी को पहचानते हैं और उसी का इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालते हैं। मेरी गलती ये थी कि मैंने जल्दबाजी में ये रिश्ता तय किया। संदीप के बारे में जब किसी ने बताया कि उसका कोई नहीं है तो मुझे यह बात फायदे की लगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि कोई इंसान वाकई में इतना अकेला क्यों है, उसके पीछे क्या कहानी है। उसे जानने की, उसके बारे में गहराई से जानकारी लेने की जरूरत थी जो मैंने नहीं ली। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला करें, खासकर जब किसी रिश्ते की बात हो, तो जल्दबाजी मत करें। सामने वाले को अच्छे से जानें,
उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करें, चाहे सामने वाला आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। अपनी प्रॉपर्टी और ज़रूरी कागजात हमेशा खुद संभाल कर रखें। और सबसे ज़रूरी बात, भरोसा करें लेकिन आंख बंद करके नहीं, प्यार दें लेकिन समझदारी के साथ।